नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके संसार पे। आज हम सब प्राचीन भारत का पार्ट 3 करेंगे और इसके अंतर्गत हम सब 200 वन लाइनर्स फैक्ट्स को देखेंगे और जो हम फैक्ट्स को पढ़ेंगे उसका रिवीजन करने के लिए हम सब 45 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो कि इन्हीं फैक्ट्स पे आधारित होगा। तो ये जो सेशन है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको वीडियो की लिंक दी गई है, उसके थ्रू आप पार्ट 1 और पार्ट 2 आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था। तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जो है रुद्रदामन ने करवाया था। किसने करवाया था? रुद्रदामन। ठीक है। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख कौन सा है भाई? तो जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। याद रखिएगा दोनों चीज को कि संस्कृत में जारी जो पहला अभिलेख था वो जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जो कहते हैं वो था, और ये जो जारी किया गया था रुद्रदामन के द्वारा जारी किया गया था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस। ठीक है, कुजुल कड़फिसेस जो था वो कुषाण वंश का संस्थापक था, लेकिन कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध शासक हुआ वो कौन था? कनिष्क। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। अब देखिए, कनिष्क की पहली राजधानी जो थी वो पुरुषपुर थी, जो कि पेशावर के तौर पर भी जाना जाता है पाकिस्तान में। ठीक है। और कनिष्क या कुषाण की दूसरी राजधानी कह ले तो ये कहाँ थी? मथुरा में। ठीक है। पहली राजधानी पुरुषपुर और दूसरी राजधानी मथुरा। कनिष्क के दरबारी में जो रहते थे, दरबार में जो रहते थे वो नागार्जुन थे, अश्वघोष थे, वसुमित्र थे और चरक थे। और चरक के द्वारा चरक संहिता भी लिखा गया, आप सबको पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद के जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है चरक को। चरक संहिता जिन्होंने लिखा है इनको आयुर्वेद का जनक माना जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। याद रखिएगा, भारत के आइंस्टीन के तौर पे नागार्जुन को जाना जाता है। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे भाई? तो थे नागार्जुन। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। आगे देखिए, सिल्क मार्ग को आरंभ किसने करवाया था? कनिष्क ने। ठीक है, सिल्क मार्ग का जो आरंभ है एक कनिष्क के द्वारा करवाया गया था। शक संवत किसने चलवाया? कनिष्क ने चलवाया। कब चलवाया भाई? 78 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, कनिष्क के द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई 78 ईस्वी में। और राष्ट्रीय कैलेंडर जो हमारा है ये शक संवत पर ही आधारित है। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर किस पे आधारित है? शक संवत पे। विक्रम संवत की शुरुआत जो है कब हुई? 58 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा, 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई। और बुद्ध की मूर्ति का निर्माण जो है ये कुषाण काल में हुआ। याद रखिएगा, बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कौन से काल में हुआ? तो कुषाण काल में हुआ। और गंधार शैली जो फली फूली यानी विकसित जो हुई वो कुषाण काल में ही हुई। ठीक है, दोनों चीज को याद रखिएगा। बुद्ध की जो मूर्ति का निर्माण हुआ कुषाण काल में हुआ, साथ ही साथ गंधार शैली जो फली फूली वो कुषाण काल में ही हुई है। शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा चलवाया गया था? कुषाणों के द्वारा। ठीक है, कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। और प्राचीनतम सिक्के जो है वो क्या कहलाए? आहत सिक्के। याद रखिएगा, जो प्राचीनतम सिक्के हुआ करते थे उसे हम आहत सिक्के के तौर पे जानते थे। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? हम लोगों ने देखा कि प्रसिद्ध शासक जो था वो कौन था? कनिष्क था, है ना। लेकिन अंतिम शासक की अगर हम बात करें तो कौन था भाई? वसुदेव। कौन था? वसुदेव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव और जो प्रसिद्ध शासक था वो था कनिष्क। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। ठीक है, लेकिन यहां पे मैं आपको बताऊं कि देखिए, अगर आप देखते हैं हम सब पढ़ते जो हैं वो 319 ईस्वी से पढ़ते हैं ना। तो अगर इस तरह के से इससे पहले हम देखते हैं तो श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक अगर संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम। याद रखिएगा, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन थे तो चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, गुप्त संवत चलाया गया कब भाई? 319 ईस्वी में। और ये किसके द्वारा चलवाया गया? चंद्रगुप्त के द्वारा, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। और यहीं से शुरुआत होती है क्या? गुप्त वंश का, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे वास्तविक संस्थापक के तौर पे चंद्रगुप्त प्रथम। इनकी कार्यकाल यहीं से शुरू होती है, शासनकाल यहीं से शुरू होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था वो समुद्रगुप्त था। और सिक्कों पर वीणा बजाते जो स्थित है वो कौन है भाई? समुद्रगुप्त। और एक चीज और मैं बता दूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है या किसे कहा गया? तो है समुद्रगुप्त। ठीक है, दोनों चीज को याद रखिएगा। ये समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था और भारत का नेपोलियन भी इसे कहा जाता था।
समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो था वो हरिसेन था। कौन था? हरिसेन। ठीक है, हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। देखिए अगला जो हमारा पॉइंट आता है कि प्रयाग प्रशस्ति लेख, इसकी रचना किसने किया? हरिसेन ने किया। यह जो है आपका लेख किससे जानकारी मिलती है? ते समुद्रगुप्त के संबंध में हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है, जो कि हरिसेन के द्वारा लिखा गया, इसका जो हमें जानकारी यहाँ से जो प्राप्त होता है वो समुद्रगुप्त के संबंध में जानकारी प्राप्त होता है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। ठीक है, अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, आपको पता है विक्रमादित्य। और इसने दूसरी राजधानी जो है कहाँ बनाया था? उज्जैन में बनाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको हम विक्रमादित्य के तौर पर भी जानते हैं, इसने दूसरी राजधानी अपनी उज्जैन में स्थापित किया और इसकी प्रथम राजधानी जो थी वो कहाँ थी? पाटलिपुत्र। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र जो कभी अब पटना के तौर पर जाना जाता है। मेघदूत कुमार संभव जो रचना है वो किसकी है? कालिदास जी की है। ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। ठीक है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। अब देखिए प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान जो भारत आया था, आप सबको पता है यह किसके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। ठीक है, कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो जारी किया गया वो कौन से काल में किया गया? तो ये किया गया गुप्त काल में। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम किसने चलवाया था? चांदी का सिक्का को सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलवाया गया था। और कब चलवाया था? शकों पर विजय जो हासिल की थी उसके उपलक्ष्य में इसको जारी किया था, चलवाया था। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? दिल्ली के पास महरौली है, वहीं पे है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। और आपको मैं बता दूं इस लोहे की जो लौह स्तंभ है इसकी खासियत है कि यहाँ पे अभी भी जंग नहीं लगी है। याद रखिए इस चीज को। ठीक है, अभी भी जंग नहीं लगी है, रस्टिंग नहीं हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी जो बना वो कुमारगुप्त बना। कौन बना? कुमारगुप्त। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी बना कुमारगुप्त। और नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया? कुमारगुप्त के द्वारा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? निर्माण तो करवाया कुमारगुप्त ने, लेकिन इसका जो ध्वस्त जो करवाया वो बख्तियार खिलजी करवाया था, जो कि गौरी का सेनापति था। है ना, गौरी का सेनापति था, इसने इसको ध्वस्त करवाया था। हुनों को पराजित किया था किसने? स्कंदगुप्त ने। याद रखिएगा, हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? हम लोगों ने देखा कि श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश का नींव पड़ा, लेकिन वास्तविक संस्थापक देखते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। और अगर अंतिम गुप्त वंश का शासक की बात करते हैं तो थे विष्णुगुप्त। ठीक है, कौन? विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी भाई? संस्कृत था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुप्त काल की राजकीय भाषा जो थी वह संस्कृत थी। अब देखिए अगला जो प्रश्न आता है कि गुप्त काल में भूमि राजस्व दर यानी कि जो लगान लगता था वो कितना लगता था? तो जितना भी उपज होता था ना उसका 1/6 भाग। ठीक है, आपकी खेती जो हुई, जितनी उपज हुई उसमें 1/6 भाग जो है वह भूमि राजस्व दर कहलाता था। ठीक है, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग जो कहा जाता है गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग जो कहा जाता है वह गुप्त काल को कहा जाता है। मंदिर बनाने की जो कला है इसका जन्म भी गुप्त काल में ही हुआ। याद रखिएगा, मंदिर बनाने की जो कला है ये गुप्त काल से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं क्या कहलाती थी? रूपक। गुप्तकालीन जो चांदी के मुद्राएं होती थी उसे रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूपक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं क्या कहलाती थी? देखिए हम लोगों ने देखा कि गुप्तकालीन जो रूपक कहलाती थी वो क्या थी? वो रजत मुद्राएं थी, यानी कि चांदी के मुद्राएं थी। लेकिन स्वर्ण मुद्राएं की बात करें, सोने की मुद्रा जो होती थी उसको दिनार कहा जाता था। ठीक है, पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? पुष्यभूति। है ना, पुष्यभूति किसका संस्थापक माने जाते हैं? वर्धन वंश के या पुष्यभूति वंश के। ठीक है, और वास्तविक अगर संस्थापक की बात करें तो प्रभाकर वर्धन को माना जाता है।
ये जो फैक्ट्स है ना वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आप ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा, ठीक है। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति, या फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्धन वंश का संस्थापक कौन था तो पुष्यभूति, ये चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो प्रभाकर वर्धन थे, ठीक है। हर्षवर्धन का अन्य नाम क्या था भाई, तो शिलादित्य था, याद रखिएगा। हर्षवर्धन का अन्य नाम था शिलादित्य, और इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित कहाँ किया था, कन्नौज में, ठीक है। इसकी राजधानी जो थी थानेश्वर, वहां से इसको शिफ्ट कहाँ किया, कन्नौज में। भूमि देने की सामंती प्रथा जो है इसका प्रारंभ माना जाता है हर्षवर्धन काल को, हर्षवर्धन के दौरान, ठीक है। चीनी यात्री वेनसांग भारत कब आया था, तो यह आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईस्वी के बीच, ठीक है। वेनसांग द्वारा लिखित जो पुस्तक है वो कौन सी है, सी यू की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बीपीएससी में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता था, तो ये कहा जाता था वेनसांग को, याद रखिएगा। वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि के तौर पे जाना जाता था, कहा जाता था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, वानभट्ट, ठीक है। वानभट्ट को आप सब जानते हैं कि हर्षचरित्र और कादम्बरी के रचयिता हैं, है ना, वानभट्ट। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था, कहाँ करता था भाई, प्रयाग में, है ना। प्रयाग जो कि इलाहाबाद के तौर पर कुछ दिनों से हम लोग जानते थे, लेकिन अब फिर से प्रयाग के तौर पे आ गया है। तो हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन जो आयोजित करता था वह प्रयाग में करता था। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर क्या था, तो 1/6 था। इनकी गुप्तकालीन जो दर थी वही हर्षवर्धन को भी फॉलो किया, हर्षवर्धन भी उसी चीज को रखा था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कब हराया, 634 ईस्वी में, और कहां पर, नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। कहां पे, नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट जो माना जाता है वो हर्षवर्धन को माना जाता है, ठीक है। किसे, हर्षवर्धन को। और संगम युग का महान शासक कौन था, करिकल, याद रखिएगा। करिकल जो है वह संगम युग का महान शासक था। और प्रथम एवं तृतीय संगम जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, मदुरई में। कहाँ पे हुआ था, मदुरई में। और वहीं अगर हम द्वितीय संगम की बात करें, ठीक है, द्वितीय संगम जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, कपाटपुरम अलवै जो है वहां पर, ठीक है। कपाटपुरम अलवै में द्वितीय संगम हुआ था। और अगर हम चोल राज्य का प्रमुख शासक की बात करें तो कौन था, करिकल। यहां पे आप लोगों ने देखा कि संगम युग का महान शासक करिकल, और चोल राज्य का प्रमुख शासक की अगर बात करते हैं तो वो था करिकल, ठीक है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे, उड़ीसा में, आप सबको पता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर जो कि नागर शैली में है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अनंत वर्मन चोडगंग ने करवाया था, याद रखिएगा। पुरी में जगन्नाथ मंदिर जो है इसकी शैली कैसी है, नागर शैली है, और इसका निर्माण जो है अनंत वर्मन चोडगंग के द्वारा करवाया गया था। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने करवाया था, ठीक है। भुवनेश्वर में जो लिंगराज मंदिर है इसका निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने करवाया था। सूर्य मंदिर आप सबको पता है कहाँ, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ना, इसे हम किस नाम से जानते हैं, ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जानते हैं। तो इसको किसने बनवाया था, तो नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने बनवाया था। और कब बनवाया था, 13वीं सदी में। याद रखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है इसको ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। इसका निर्माण 13वीं सदी में हुआ था नरसिंह देव बर्मन प्रथम के द्वारा। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो मदुरई था। कहाँ था, मदुरई। और पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, श्री विष्णु, ठीक है। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी, कांची। कांची कहाँ है, तमिलनाडु में, याद रखिएगा। कांची, सांची है मध्य प्रदेश में, कांची कहाँ है, तमिलनाडु में, याद रखिएगा। पल्लवों की राजधानी थी कांची। महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो कि सप्त पैगोडा कहा जाता है, उसका निर्माण किसने करवाया था। रथ मंदिर आप सबको पता है, इसको हम सप्त पैगोडा कहते हैं, है ना। और सूर्य मंदिर जो है कोणार्क का, उसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। तो इसका निर्माण जो है पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, ठीक है। किसने करवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कांची के कैलाश मंदिर और महाबलीपुर के तट पर जो मंदिर का निर्माण हुआ है वह किसके द्वारा करवाया गया, तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी पॉइंट्स जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था,
तो अपराजित था। कौन था? अपराजित। वातापी के चालुक्य का संस्थापक, वातापी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? जयसिंह। ठीक है, ध्यान से सभी फैक्ट्स को देखिएगा, इसके बाद हम रिवीजन जब करेंगे एमसीक्यू के द्वारा तो काफी हेल्प होंगी इन चीजों को आपको देखने के बाद, है ना। चलिए आगे देखिए, वातापी या बादामी के चालुक्य जिनका राजधानी कहाँ था? वातापी। तो वहां के महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी जो हमें मिलती है, कहाँ से मिलती है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जो जानकारी है हमें रविकृति के एहोल अभिलेख से मिलता है। रविकृति की एहोल अभिलेख जो है उससे मिलता है। एहोल कहाँ है? कर्नाटक में, याद रखिएगा। क्लियर? चले, पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था। ठीक है, कब किसने हराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वेंगी के चालुक्य का संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन। वेंगी के चालुक्य का संस्थापक विष्णुवर्धन और होयसल वंश का संस्थापक भी विष्णुवर्धन। ठीक है, याद रखिएगा दोनों चीजों को। वेंगी के चालुक्य का संस्थापक विष्णुवर्धन और होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन थे। और अगर हम देखते हैं होयसल की राजधानी तो कहाँ थी? द्वार समुद्र। कहाँ थी? द्वार समुद्र। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। अब देखिए, द्वार समुद्र का अन्य नाम क्या था? तो हलबीड था। क्या था? हलेबीड। द्वार समुद्र का अन्य नाम था हलेबीड और ये कहाँ है? कर्नाटक में। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था बलाल तृतीय। इसका संस्थापक विष्णुवर्धन और अंतिम शासक बलाल तृतीय। चलिए और आगे देखते हैं हम सब। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग किसका संस्थापक था? राष्ट्रकूट वंश का। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेट। कहाँ था? मान्यखेट। एलोरा और एलिफेंटा का निर्माण जो है किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ठीक है, राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा और एलिफेंटा का निर्माण करवाया गया था, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। ठीक है, अब देखिए इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं ना उस चीज को यहाँ देखिए कि क्या कैसे बनता है। एलोरा के कैलाश मंदिर किस शैली में है? तो भैया ये द्रविड़ शैली में है। ठीक है, कौन सी शैली में है? द्रविड़ शैली में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार रिपीट मैं कर देता हूँ। एलोरा के कैलाश मंदिर जो है द्रविड़ शैली में निर्माण करवाया गया है और इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। आगे देखिए, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो था कृष्ण तृतीय। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय थे। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? तैलप द्वितीय ने किया था और इसका राजधानी कहाँ था? मानेखेट। मिताक्षरा की रचना किसने किया? विज्ञानेश्वर ने किया था। मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इजी भी है आपके लिए, क्योंकि आप सबको पता है चोल वंश का संस्थापक विजयालय था और विजयालय की राजधानी जो थी वो तंजाउर या तंजाउर, है ना। दोनों चीजों को आपको देखने को मिल जाता है, तंजौर या तंजाउर। ठीक है, चोल वंश का प्रमुख शासक कौन था? चोल वंश का हम लोगों ने देखा कि विजयालय इसका संस्थापक था, लेकिन प्रमुख शासक की बात करें तो राजराज प्रथम जो था वह प्रमुख शासक था। तंजौर के बृहदेश्वर, जिसको हम राजेश्वर के तौर पर भी जानते हैं, कि शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। याद रखिएगा, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर जो है, जो कि शिव को समर्पित है, इसे हम राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, जो कि राजराज प्रथम के द्वारा निर्माण करवाया गया था। इसी वजह से हम राजराजेश्वर मंदिर के तौर पर भी जानते हैं। नटराज की कांस्य मूर्तियां जो हैं वो चोल काल की हैं। कौन सी काल की है? चोल काल की। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन जो हुआ था वो चोल वंश के शासन में हुआ था। किसके? चोल वंश के शासन में। आगे देखिए, अगला जो फैक्ट्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गंगे कोड चोल किसे कहा जाता है? गंगे कोड चोल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क के नोट कीजिएगा। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। ठीक है, चोल वंश का अंतिम शासक जो था वो राजेंद्र तृतीय था। और पाल वंश की अगर हम बात करते हैं, इसके संस्थापक ही तो गोपाल थे। ठीक है, गोपाल पाल। और पाल वंश का प्रतापी शासक कौन हुआ? धर्मपाल। गोपाल तो संस्थापक हुए और धर्मपाल प्रतापी शासक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? भागलपुर बिहार में है।
इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा 770 से लेकर 810 ईस्वी के दौरान करवाया गया। पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल। देखिए, पाल वंश का संस्थापक गोपाल, पाल वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल और पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करवाने वाला प्रथम राजवंश कौन सा था? तो वह था सेन राजवंश। ठीक है, कौन सा वंश था? सेन राजवंश वैसा राजवंश था जिसने हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था। सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। ठीक है, सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन और बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन था। सेन वंश का तो अंतिम शासक था ही था, साथ ही साथ बंगाल का अंतिम हिंदू शासक भी था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान जो थे वो थे जयदेव, है ना, जयदेव, याद रखिएगा। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने, है ना। अब याद आ गया जयदेव कौन है? गीत गोविंद के रचनाकार हैं और किसके दरबार में विद्वान कवि थे? लक्ष्मण सेन के, जो कि सेन वंश का अंतिम शासक था। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? हर्ष का दरबारी कवि जो था वो था कल्हन। कौन थे? कल्हन। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी जो हमें मिलती है वह कल्हन चरित्र से मिलती है, और जिसको हम किस नाम से जानते हैं? राज तरंगिणी। कल्हन चरित्र, राज तरंगिणी जो है, इससे हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम। ठीक है, नागभट्ट प्रथम के द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना हुआ था। दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था भाई? तोमर अनंगपाल के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। तोमर अनंगपाल ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला था किसने? देखिए, चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में, और इसमें जयचंद को जो मारा था वो मोहम्मद गौरी ने मारा था। ठीक है, किसने मारा था? मोहम्मद गौरी। चौहान वंश का संस्थापक कौन था भाई? तो चौहान वंश का जो संस्थापक था वो था वसुदेव। कौन था? वसुदेव। ठीक है, अब देखिए, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। और पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन था? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई, है ना, पृथ्वीराज रासो की रचनाकार, है ना। चलिए, यहाँ पे आ भी गया आपको, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कब हराया था? 1191 में हराया था। और कौन सी युद्ध में भाई? तराइन के प्रथम युद्ध में। ठीक है, हम लोग देखा कि 1194 में जो चंदावर का युद्ध हुआ था उसमें जयचंद को किसने मार डाला था? मोहम्मद गौरी ने। लेकिन उसके पहले जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? चंदेल वंश का संस्थापक जो था वो कौन था? नन्नुक। कौन? नन्नुक, याद रखिएगा। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेलों ने करवाया था, जिसको हम धंग भी कहते हैं, है ना। कहीं भी आपको दोनों चीजों में दिख जाए वो याद रखिए, खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल या धंगों के द्वारा करवाया गया था। चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो था यशोवर्मन। चंदेल वंश का प्रतापी जो शासक हुआ वो यशोवर्मन था। और चंदेल वंश का आखिरी शासक जो हुआ वो परमल हुआ। ठीक है, सबसे प्रतापी शासक यशोवर्मन और आखिरी शासक परमल। सोलंकी वंश का संस्थापक जो किया गया और स्थापना जो किया गया उसके संस्थापक हुए मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम के द्वारा सोलंकी वंश का स्थापना हुआ। और सोलंकी वंश के प्रमुख शासक जो हुए वो भीम प्रथम हुए। संस्थापक हुए मूलराज प्रथम और जो प्रमुख शासक हुए वो भीम प्रथम हुए। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, आप सबको पता है। तो ये किसके शासनकाल में किया था? भीम प्रथम के शासनकाल में किया था। अब देखिए, अगला जो पॉइंट आता है कि दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनवाया? आप सबको पता है कि दिलवारा में प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर है। इसका निर्माण जो है भीम प्रथम के सामंत बीमल शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? भीम प्रथम के सामंत बीमल शाह ने। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? सोलंकी वंश का संस्थापक हम लोगों ने देखा मूलराज प्रथम था और प्रमुख शासक भीम प्रथम था। लेकिन अगर अंतिम शासक की बात की जाए तो वह भीम द्वितीय था। कौन था? भीम द्वितीय। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ को किसने बनवाया? देखिए, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ है और यहाँ पे विजय स्तंभ जो बनवाया था वो राणा कुंभा ने बनवाया था 1448 में। कब? 1448 में। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। कब? खातौली के युद्ध में
1518 ईस्वी में। ठीक है, कब? खातौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में। अब बारी आती है, हम लोगों ने जो पढ़ा अभी फैक्ट्स को, पॉइंट्स को, जो कि हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको अब रिवीजन करने का समय आ गया है। तो हम सब अब क्या करेंगे, जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ा उसके निचोड़ से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हैं या आ सकते हैं, तो उन परीक्षाओं की दृष्टि से हम क्वेश्चंस को करेंगे और इन्हीं पढ़े हुए चीज़ों से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है तथ्य को, उसी पे आधारित आपका क्वेश्चन है। तो आप सभी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन को। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? फटाफट आंसर कीजिएगा, ज्यादा टाइम मत लीजिएगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था भाई? दंतीदुर्ग। कौन था? दंतीदुर्ग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? अगर आप लोगों ने देखा है तो इजीली आप आंसर करेंगे, लेकिन आप ज्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम रिवीजन करना तो फास्ट करेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? 78 ईस्वी। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई है। और आपको पता है कि हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है इसी पे आधारित है, शक संवत पे ही आधारित है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? विष्णु शर्मा। ठीक है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिसेन आप सबको पता है, तो हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? कौन है भाई? हम लोगों ने हरिसेन के बारे में तो पढ़ा, लेकिन यहाँ पे हर्ष चरित्र के बारे में बात हुई है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? तो ये रहेगा वानभट्ट। याद रखिएगा, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? वो वानभट्ट। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? विक्रम संवत की जो शुरुआत है यह कब हुई? तो कब हुई है? शक संवत हम लोगों ने देखा 78 ईस्वी में हुआ, और विक्रम संवत जो हुआ 58 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को किसने बनवाया था? श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर के विशाल प्रतिमा जो है वो किसके द्वारा निर्मित करवाया गया? थोड़ा आप ज्यादा टाइम ले रहे हैं, थोड़ा फास्ट आंसर कीजिए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? चामुंड राय। हम लोगों ने देखा ना, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा जो है यह चामुंड राय के द्वारा बनवाया गया। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो किसके भाई? समुद्रगुप्त। ठीक है, किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माण है वह किसने करवाया था? फटाफट आंसर कीजिए। जिसको हम ब्लैक पेगोडा के नाम पे भी जानते हैं, ब्लैक पेगोडा के तौर पे भी जानते हैं। तो यहां पे सही आंसर क्या रहेगा? नरसिंहवर्मन प्रथम। ठीक है, किसने किया भाई? नरसिंहवर्मन प्रथम। आप कमेंट करके बताइएगा कोणार्क के सूर्य मंदिर जो है वो कौन सी शैली में है, जो इसका निर्माण हुआ है कौन सी शैली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? अंकोर वाट का जो मंदिर है वह कौन सी देश में स्थित है? चलिए प्रश्न संख्या 9 यहाँ पे है। तो आप लोगों ने देखा है ध्यान से वीडियो को, तो इजिली आंसर करेंगे, इतना टाइम नहीं लेंगे आप। कंबोडिया है ना, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है? कंबोडिया में। चलिए, भारत में शक संवत को किसने शुरू किया? हम लोगों ने देखा कि संवत जो है इसी पे आधारित हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, इसकी शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ। किसके द्वारा इसकी शुरुआत हुई भाई? वो आपसे पूछा गया। फटाफट आंसर कीजिए, किसने किया है? कनिष्क ना। तो यहाँ पे बी आपका सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिए क्या कहता है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना किसने की? फटाफट आंसर कीजिए। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की जो रचना है वह किसके द्वारा किया गया? किसने किया है? चलिए लिखिए, नागसेन। आप ध्यान से लगता है क्वेश्चन को नहीं देखे, आप लोग फैक्ट्स को ध्यान से नहीं देखा है। और अगर आप लोग नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शक वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? शक वंश के सबसे प्रतापी शासक। तो यहां पे सही आंसर क्या रहेगा भाई? रुद्रदामन। याद रखिएगा, शक वंश के सबसे प्रतापी जो शासक हुए वो रुद्रदामन हुए। अमित घात
के नाम से कौन जाना जाता था? अमित्रघात के तौर पे किसे जाना जाता था? किसे जाना जाता था भाई? बिंदुसार को, है ना? किसे? बिंदुसार को, याद रखिएगा। मित्रघात के तौर पे बिंदुसार को जाना जाता था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक, थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्ड कीजिए आप सब। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। हम लोगों को देखा ना, विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तुम लोगों ने देखा, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? चंद्रवरदाई, है ना? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। मीनाक्षी का मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी टेम्पल। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए मदुरई, वेरी गुड। यहाँ पे ऑप्शन ए सही रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन को हम कर, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम सब। देखिए हम जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, उसी को रिवाइज कर रहा हूँ। इसमें हम 45 MCQ करेंगे, ठीक है? जो कि हमने पढ़ा है सभी का निचोड़ निकल पाए। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर जो है, इसका निर्माण किसने करवाया था? और आपको मैं बता दूं कि ये जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसको राजेश्वर भी कहा जाता है ना? हम लोग को देखा ना, राजेश्वर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण जो है राज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। इसी वजह से राजेश्वर भी हम इसको कहते हैं। बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण हुआ उसको, क्योंकि ये तंजौर में है और इसका निर्माण राज प्रथम ने करवाया था, इसी वजह से हम राजेश्वर मंदिर भी इसको कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 18 पे आइए। दिलवारा के जैन मंदिर को किसने बनवाया था? दिलवारा का जो जैन मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? प्रश्न संख्या 18 है, किसने करवाया था भाई? फटाफट बताइए। बिमल शाह ने। किसने करवाया था? बिमल शाह ने। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही रहेगा। देखिए चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? फटाफट आंसर कीजिए। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। हम लोग देखा ना, नन्नुक जो था वह चंदेल वंश का संस्थापक था। सर्वप्रथम सैनिक शासन किसने शुरू किया? सर्वप्रथम सैनिक शासन जो है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा करवाई गई? किसने किया था? यूनानियों ने। किसने किया था? यूनानियों ने। यूनानियों ने किसने किया था? यूनानियों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख किसने जारी किया था? सबसे पहले संस्कृत भाषा में अभिलेख जो है वह किसके द्वारा जारी किया गया था? यहां पे सही जवाब क्या रहेगा? रुद्रदामन। याद रखिएगा, रुद्रदामन के द्वारा पहली बार संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया गया था। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक, थोड़ा फटाफट आंसर कीजिए। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कुजुल कड़फिसिस देखा, लेकिन अब यहाँ पे पूछा क्या है? प्रथम और द्वितीय। तो यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ी होगी आपको। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? कुजुल कड़फिसिस प्रथम, क्योंकि द्वितीय तो बाद में आएगा, है ना? प्रथम, तो ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस शासक ने जारी किए थे? सर्वाधिक सोने के जो सिक्के हैं, कौन से शासकों के द्वारा जारी किया गया था? तो कौन सा भाई? गुप्तों ने। याद रखिएगा, किसने? गुप्तों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। और गुप्तकालीन जो सोने के सिक्के होते थे, जो मुद्राएं होती थी, उसको हम क्या कहते थे? दिनार, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? सर्वाधिक शुद्ध सोने के, प्योर गोल्ड का जो सिक्का है, वो किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये किसने किया था? कुषाणों ने। ठीक है, कुषाणों के द्वारा किया गया था। सर्वाधिक सोने के सिक्के तो हैं, ये जारी किया गया किसके द्वारा? गुप्तों के द्वारा। लेकिन शुद्ध सोने के, प्योर गोल्ड का जो सिक्का जारी किया गया, वो कुषाणों के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कौन था भाई? कुमारगुप्त प्रथम। कौन था? कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल विवाह प्रथा का प्रारंभ किस काल में हुआ? बाल विवाह प्रथा का जो शुभारंभ हुआ या आरंभ जो कह ले, वह किस काल में हुआ? इस क्वेश्चन को बीपीएससी, जेपीएससी और अदर एग्जामिनेशन में कई दफा पूछा गया है। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा क्या? फटाफट बताइए। बाल विवाह
ये हुआ था कुषाण काल में, याद रखिएगा, ठीक है। बाल विवाह प्रथा का जो प्रारंभ है वो कुषाण काल में हुआ था। भारत के प्राचीनतम सिक्का को किस नाम से जाना जाता है? भारत में प्राचीनतम जो सिक्के हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो कहलाता है आहत। क्या कहलाता है? आहत। चलिए, आप लोग बहुत टाइम ले रहे हैं आंसर करने में, रिस्पॉन्ड करने में, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा उसके बाद भी इतना टाइम ले रहे हैं, तो जरूरत है आपको रिवाइज करने का अच्छे से। 319 ईस्वी में गुप्त संवत को किसने शुरू किया था? किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और आपको जैसा कि पता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, और हम लोग पढ़ते जो भी हैं वो भी पढ़ते हैं 319 से ही इसकी शुरुआत मानते हैं, है ना। चलिए, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक जो था वो था वसुदेव। कौन था भाई? वसुदेव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक, देखिए यहां पे सही आंसर क्या रहेगा? तो ये रहेगा श्रीगुप्त। देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाता तो हम सब चंद्रगुप्त प्रथम को टिक करते हैं ना। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया गुप्त वंश का संस्थापक तो श्रीगुप्त, वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन को हम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? लिंगराज मंदिर का जो निर्माण है वह किसके द्वारा करवाया गया था? तो फटाफट बताइए। सूर्यवर्मन, कृष्णवर्मन, ययाति केसरी या नरसिंह देव वर्मन प्रथम, किसने करवाया था भाई? तो हम लोगों ने देखा ययाति केसरी के द्वारा लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया था। भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? भारत में हुनों का जो आक्रमण हुआ था उस समय किसका शासनकाल हुआ करता था? फटाफट आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? स्कंदगुप्त ना। थोड़ा फास्ट कीजिए, रिवाइज कर रहे हैं आप, है ना। चलिए 43 नंबर पे आइए। प्राचीन भारत का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, या प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहलाता है? कौन सा काल है जो कि हम प्राचीन भारत के स्वर्ण काल के तौर पे जानते हैं? तो क्या होगा? गुप्त काल। हम लोगों को देखा ना, स्वर्णिम युग कहा जाता है, स्वर्ण युग। तो बी यहाँ पे सही रहेगा। चलिए आगे देखिए। अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है? अजंता का गुफा कहाँ है? अजंता और एलोरा की जो गुफा है महाराष्ट्र में है। इसका जो संबंध है वो किस धर्म से है? हिंदू, जैन, बौद्ध या सभी? तो क्या होगा यहाँ पे? अजंता की गुफा जो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन आपका सी। ठीक है, अब देखिए चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? वेनसांग कहाँ का था? चीन का था। और किसके शासनकाल में वह भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी। चलिए प्रश्न संख्या 36 देखिए। भारत का नेपोलियन, है ना, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत आसान है, समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? कालिदास किसके दरबार में रहते थे, जो कि आप जानते हैं कि भारत के शेक्सपियर के तौर पे कालिदास को जाना जाता है। यह किसके दरबार में रहते थे? हम लोगों को देखा ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र जो अंकित है वह किसका है? सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र जो अंकित है वह किसका है? समुद्रगुप्त का। ठीक है, समुद्रगुप्त, याद रखिएगा। और इसे क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? फटाफट बताइए। गीत गोविंद के रचयिता का नाम क्या है? कौन है? जयदेव। नो डाउट आप सबको पता है ना। चलिए आगे देखिए। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? वेनसांग तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, लेकिन चीनी यात्री फाहियान जो था वह किसके शासनकाल में आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान आया था। ठीक है, वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में और फाहियान जो आया वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में।
अब देखिए अगला प्रश्न जो कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था। कुमारगुप्त प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था नालंदा विश्वविद्यालय का, और इसको ध्वस्त जो किया था वह कौन सा आक्रमणकारी था? कौन था? बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को जो क्षतिग्रस्त किया, ध्वस्त किया, वो बख्तियार खिलजी था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था वह कौन था? विष्णुगुप्त। याद रखिएगा, विष्णुगुप्त अंतिम शासक था गुप्त वंश का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो कौन सी भाषा थी भाई? वो था संस्कृत। गुप्त काल की राजकीय भाषा जो थी वह संस्कृत थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कीजिएगा। चलिए आगे देखिए, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? खजुराहो का जो मंदिर है इसका निर्माण कुषाण, शक, पल्लव या चंदेल, किसके द्वारा करवाया गया? किसने किया था? चंदेलों ने किया था, है ना। खजुराहो का मंदिर जो है इसका निर्माण चंदेलों के द्वारा करवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 45। सी यू की पुस्तक के लेखक कौन है? सी यू की पुस्तक के लेखक कौन है? तो है वेनसांग। कौन है? वेनसांग। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम सब रिवीजन भी कंप्लीट करते हैं। 45 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, और उम्मीद करता हूँ कि फैक्ट्स के साथ साथ जो हम लोगों ने रिवीजन के तौर पे 45 MCQ किया, ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ